वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर है, कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का आगाज। सीएम धामी ने टीका लगवाकर किया शुभारंभ। सीएम धामी ने बूस्टर डोज लगवाया। दूसरी डोज लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से आगाज हो गया है और यहां पर खुद सीएम ने बूस्टर डोज लगवाया और इसकी शुरुआत की है। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। खुद सीएम धामी ने टीका लगवाकर इसका शुभारंभ किया। सीएम धामी ने बूस्टर डोज लगवाया। आपको बता दें कि अब 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज लगाने का ऐलान कर दिया गया था। आज से आगाज हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। इसीलिए खुद सीएम धामी ने भी बूस्टर डोज लगवाया है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और वो भी आगे आए। जी हाँ, सीएम धामी ने बूस्टर डोज लगवाया और उसका आगाज भी कर दिया है। दूसरे डोज लेने के 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगेगी। तो जिन लोगों ने 2 डोज ले लिए हैं उनमें सीएम धामी भी थे, पहला और दूसरा, और उसके बाद तीसरा डोज उन्होंने आज लिया और बूस्टर डोज लगवाकर, ये देखिए हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उन्होंने इसका आगाज किया। जो किट थी बूस्टर डोज की वो खोली और उसके बाद सबसे पहले सीएम धामी को लगाई गई और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनको भी लगाए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, धन सिंह रावत भी मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री, और लोगों में उत्साह रहे, लोगों में जोश रहे, डरे नहीं। इसीलिए भी खुद सीएम धामी ने वहां पर सबसे पहले बूस्टर डोज लगवाई और इसका आगाज किया। दूसरी डोज लेने के 6 महीने के बाद बूस्टर डोज लगेगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में सभी शिव भक्तों का स्वागत है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। कांवड़ यात्रा इस बार बहुत अभूतपूर्व होने वाली है। उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि पर 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा हो रही है उसमें सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं। वहीं सीएम धामी ने अक्षय पात्र किचन का आज शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड की दूसरी और देश की 63वीं अक्षय पात्र किचन योजना का शुभारंभ किया। 32,000 छात्रों को किचन के जरिए से मिड डे मील का भोजन परोसा जाएगा। अक्षय पात्र योजना के आगाज के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद रहे। देख रिपोर्ट। उत्तराखंड को अक्षय पात्र रसोई का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत राज्य में स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। सीएम धामी ने शुक्रवार को हंस फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से सुद्धोवाला में तैयार की गई एकीकृत अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ किया। राज्य की सबसे बड़ी इस एकीकृत रसोई से हर दिन 32,000 स्कूली छात्र छात्राओं को भोजन परोसा जाएगा, ताकि कोई भी बच्चा भूख की वजह से स्कूल ना छोड़े। सीएम धामी ने सुद्धोवाला में राज्य की सबसे बड़ी एकीकृत रसोई का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का विचार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था, जिन्होंने मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो पौष्टिक मिशन है, पौष्टिक मिशन पोषण जो हमारे बच्चों को मिले, उसमें जो आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अक्षय पात्र की स्थापना की है, उसमें हमारे हंस फाउंडेशन ने और हमारे शिक्षा विभाग ने सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के जीवन में, उनके शारीरिक विकास में, उनके पोषण में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस योजना के यहाँ से संचालित होने से पहले चरण में 20,000 बच्चों को सीधे यहाँ से भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और आने वाले समय में
ये 35,000 से भी अधिक बच्चों के लिए यहाँ से भोजन की व्यवस्था होगी। मध्याह्न भोजन यहाँ से मिलेगा। अभी गदरपुर में ये पहले से ही वहाँ पर अक्षय पात्र योजना चल रही है, अक्षय पात्र स्थापित है। अनेकों स्थानों पर भी जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर आवागमन की अच्छी सुविधा है, हमारी प्राथमिकता है कि हम उन सभी जगह पर अक्षय पात्र की स्थापना करें, जिससे कि जो है हमारे सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन और पौष्टिक भोजन मिले। इससे पहले गदरपुर में एकीकृत रसोई का संचालन शुरू कर दिया गया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम के तहत अक्षय पात्र रसोई के माध्यम से प्रथम चरण में दून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के 15,500 छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि अगले 6 महीने में अक्षय पात्र रसोई के जरिए राज्य के 500 सरकारी स्कूलों के 35,000 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि पूरी तरह से सुरक्षित, स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। सीएम ने उत्तराखंड की दूसरी और देश की 63वीं अक्षय पात्र किचन योजना का शुभारंभ किया। अगस्त के पहले सप्ताह से इस रसोई से देहरादून और आसपास के सरकारी स्कूलों के 32,000 छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 6 महीने में इस रसोई से राज्य के 35,000 छात्रों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। बता दें कि हरिद्वार में कांग्रेस बसपा में बीजेपी ने सेंधमारी की है। बसपा और कांग्रेस के 44 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। विधानसभा चुनाव में खानपुर से कांग्रेस टिकट पर सुभाष चौधरी ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस टिकट पर लक्सर से विधानसभा अंतरिक्ष सैनी ने चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के हरिद्वार विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत 44 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसी के साथ अगस्त में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। देखिए, बीजेपी में शामिल होने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे आज की डेट में जो है, जो भी विकास या जो भी उत्तराखंड के लिए जो भी माननीय मोदी जी के सिलेक्शन में या पुष्कर धामी जी के में हो रहा है, तो अन्य पार्टियों में उसका कोई वो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि हम जो है अपने प्रदेश के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसी में लग के अपना जितनी भी योजनाएं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और ये मेरी घर वापसी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक कार्य कर चुका हूँ। कुछ परिस्थितिवश थे कि जो बाद में मुझे किसी दूसरी पार्टी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन इतने वर्षों के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि दूसरी पार्टियों में लोग जो धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं, और उस प्रवृत्ति के नाते हमें चुनाव तो जरूर लड़वाया उन्होंने, लेकिन जानबूझकर चुनाव हरवाया भी। आज हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं, हमारे झबरेड़ा से चुनाव लड़े भागमल जी हैं और हमारे सतीश कुमार जी हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, हमारे ब्लॉक के प्रमुख हैं जितेंद्र जी। ऐसे अनेक वरिष्ठ लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। देखिए, 2022 में जो हरिद्वार जिला पंचायत है, जिला पंचायत भले ही क्योंकि वो छोटा चुनाव होता है, प्रधान का होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है,
तो हम लोग कई बार टिकट देते भी हैं और कई बार टिकट नहीं भी देते हैं, और बैनर पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इसलिए उसका आंकलन करना वो उचित नहीं है। आंकलन इस बात का करिए कि सारे लोग अब बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं। अल्मोड़ा में अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा में पदयात्रा निकाली। स्वर्गीय जनरल बीसी जोशी शहीद पार्क से निकाली पदयात्रा का समापन पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में किया गया। पंत पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जहां हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने अग्निपथ योजना से सैनिक कहलाने का हक छीनने की बात कही। रावत ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों से भरा पड़ा है। यहां सैनिक रिटायर्ड सैनिक कहलाकर भारत की सुरक्षा करने वाले वीर गौरवान्वित होते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सीमा में जान जोखिम में डालने वाले वीर जवानों से सैनिक कहलाने का हक छीन लिया है। अब भारत की रक्षा करने वाले सैनिक नहीं, अग्निवीर कहलाएंगे। भारतीय सेना का सेवानिवृत्त सैनिक होना, रिटायर्ड सैनिक होना, यह अपने आप में गौरव का विषय है। हमारा अग्निवीर 4 साल खतरे सब झेलेगा, बिना पूरी ट्रेनिंग के खतरे झेलेगा सीमा पर, मगर वो जो है भारतीय सेना का सिपाही नहीं कहलाएगा। जब वो रिटायर्ड होकर आएगा तो अग्निवीर कहलाएगा। तो एक पहचान हमारी भावी पीढ़ी से जो भारतीय सेना के साथ जुड़ी हुई थी कि भारत का सैनिक होने का, इंडियन आर्मी का सोल्जर होने का, उसको जो है ये अग्निपथ योजना छीन ले। तो अग्निवीर को लेकर अभी भी लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और सड़कों पर कभी प्रदर्शन करती है, कभी पदयात्रा निकालती है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार पहाड़ पर रोजगार देने की योजना को खत्म करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जहां पहले जिलेवार तरीके से मेरिट लिस्ट लगाई जाती थी, इस बार राज्य सरकार ने प्रदेश स्तर पर मेरिट लिस्ट लगाने का फैसला किया है। इसके विरोध में कांग्रेस लगातार सरकार का विरोध भी कर रही है, निशाना साध रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि मंत्री और विधायकों को पहाड़ की चिंता नहीं है, साथ ही रोजगार, युवाओं के अधिकारों को मारने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस 19 जुलाई को देहरादून सचिवालय के बाहर बेरोजगार संघ के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी। आज उसका साफ साफ पता चल रहा है कि स्टेट में लाकर उन पहाड़ के सीमांत जिलों के युवाओं के अधिकारों को छीनकर यहाँ उसकी सौदेबाजी होगी, इसलिए उसे प्रदेश में लाया गया। अब मैं तो कहता हूं कि अधिकतम मंत्री पहाड़ों से हैं और उनको अपने पहाड़ के जिलों की चिंता नहीं है, पहाड़ के युवाओं की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री भी पहाड़ से लड़े हैं और इस भर्ती को स्टेट में सेंट्रलाइज कर दिया है, तो उन पहाड़ के युवाओं के अधिकारों को मारने की है, उन सीमांत जिलों के है। ओखीमठ में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय एनआईसी कक्ष में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आपसी समन्वय के साथ घरों और ऑफिसों में किसी भी दशा में पानी इकट्ठा ना हो, इसकी साफ सफाई के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डेंगू के लक्षणों के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो की कांवड़ यात्रा को लेकर रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इसके बाद से केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को तत्काल सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री की 6 अधिक टीमों की केंद्र में मांग की है। हरिद्वार में 6 बॉम्ब
बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, 2 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 5 डॉग स्क्वाड सहित कांवड़ियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि कांवड़ यात्रा आतंकी संगठनों के लिए एक नरम बिंदु हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से सीसीटीवी और ड्रोन से भी ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। तो ये एसएपी कांवड़ियों से भी शुरुआत हो गई है। इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और निश्चित रूप से हरिद्वार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती मुख्यतः 3 आधारों पर है। सबसे पहला कि हरिद्वार का लेआउट पिछले 3 वर्षों में काफ़ी चेंज हो चुका है। नए फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, नए रूट्स बन चुके हैं और जो कांवड़िये पहले से पारंपरिक रूप से आते रहे हैं वो एक निश्चित मार्ग पर आते रहे और जाते रहे। तो उनको इस नई रियलिटी से एडजस्ट कराना पहली पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार थोड़ा सा जो एक धार्मिक माहौल है वो चार्ज्ड भी है देश में। कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, कुछ इस प्रकार के सोशल मीडिया में कमेंट्स हुए हैं, जिसके कारण कि थोड़ा सा एक माहौल चार्ज है। तो उसको भी कंट्रोल करना और इनको सकुशल यहाँ से कांवड़ यात्रा पूर्ण करके इसको संपन्न कराना, ये दूसरे रूप में चुनौती रहेगी। पौड़ी के पोखरी गांव में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए। सभी को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पोखरी गांव निवासी प्रकाश सिंह ने बताया कि उनका बड़ा भाई सफेद रंग की मशरूम लाया। मशरूम को अच्छी तरीके से पकाने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने उसे खाया, जबकि एक महिला पड़ोसी जो थी उसने जंगली मशरूम को खाया था। खाने के बाद सभी 6 लोगों को चक्कर आए और उल्टियां शुरू हो गई। काफी घरेलू उपचार करने के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो एम्बुलेंस की मदद से सभी को देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। उपचार कर रही डॉक्टर प्राची ने बताया कि सभी लोगों का बीपी और ईसीजी करने के बाद जरूरी उपचार कर दिया गया। समय रहते मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनकी जान बच गई। इसी के साथ कहा कि अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं। हालांकि एक गर्भवती महिला को अब भी चक्कर आने जैसी शिकायतें हो रही हैं। उसे फिलहाल डॉक्टरों के निरीक्षण में रखा गया है। करीब 7 से 8 बजे के बीच में हमारे पास 6 मरीज आए थे जो उल्टी और इस टाइप के सिम्टम्स से आए थे। एक को थोड़े दौरे तो नहीं पड़ रहे थे, बस फैसिकुलेशन होती है कि मसल जो होती है वो ऐसे ऐसे हिलती है। तो इसके 6 लोग आए थे, एक वृद्ध थे, उसके अलावा 5 जो थे वो यंग पेशेंट थे। सारे स्टेबल थे ना। उनको लवाज होता है कि जो खा लिया गया है उसे बाहर निकालने के लिए उल्टी करवाते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया कर दी थी। उसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती है वो सब हमने चला दी थी। सारे स्टेबल थे, बीपी वगैरह उन सबका एकदम स्टेबल था। जंगल गया था तो वहाँ से मशरूम होता है जंगल वाला, वो लेके आया था एंड उसको बनाने के बाद करीब 1 बजे सब फैमिली ने खाया उसको एंड उसके बाद उनको चक्कर वगैरह आए, चक्कर से लगे उनको, उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड उसके बाद हमने डॉक्टर यहाँ पौड़ी ले आए उनको। पूरे 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का यहाँ पे उपचार करवा रहे हैं, पौड़ी में लेके आए हैं इस हॉस्पिटल में भी। तो वक्त रहते अस्पताल पहुंच गए, इसलिए जान बच गई। अगर देरी करते तो शायद कुछ और भी हो सकता था। रुक करते अगली खबर का। देहरादून में तरला आमवाला रायपुर में 2 बच्चियां नाले के तेज बहाव में बह गई थीं। खबर मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट सहस्त्रधारा से रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। गौरतलब है कि नाले का पानी अचानक आने से उसमें 2 बच्चियां रचना और खुशी बह गई थी। घटना के दिन टीम ने सर्च अभियान चलाकर एक बच्ची का शव बरामद कर लिया था। दूसरी बच्ची का शव नाले में बहकर आज दुधली रोड के पास एक नाले में मिला है। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम की ओर से शव को बाहर निकाला गया। अल्लाह से बहे 2 बच्चों की सर्चिंग। देखिए, दिनांक 13 को ये थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली थी, जिसमें कि बरसाती नाले में पानी में 2 बच्चियां बह गई थी, जिसमें एक बच्ची का शव तो उसी दिन बरामद हो गया था और तब से जो है दूसरी बच्ची को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और थाने की टीम द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। आज उसमें दूसरी जो बालिका है उसका भी शव मिल गया है। प्रेमनगर गांव के किसानों ने गदरपुर के एक सीड प्लांट पर घटिया और मिक्स सीड देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है और गदरपुर पुलिस को भी तहरीर सौंपी गई है। बता दें कि 4 किसानों ने 30 एकड़ भूमि में धान लगाया था, जिसमें फसल 3 तरह की आई। उसमें कुछ फसल पक चुकी है और कुछ में अभी बालियां नहीं आई हैं। किसान बलवीर सिंह ने बताया है कि उन्होंने गदरपुर के परमहंस सीड प्लांट से धान का बीज खरीदा था।
था। इसमें 4 किसान थे और 30 एकड़ जमीन में हमने धान लगाया था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खामियां पाई गई हैं, जिसमें कि आधा धान पक चुका है और 40% लगभग धान में बाली ही नहीं आई है। इसको वो काटने से भी परेशान हो रहे हैं और सीड प्लांट का मालिक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं कृपाल सिंह नाम का युवा किसान है, उसने बताया कि हमने धान लगाया था लेकिन फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है और सीड प्लांट चलाने वाले 2 लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मजबूरन हमने गदरपुर पुलिस को तहरीर सौंपी है और न्याय की मांग की है। ये मामला हमारा किसानों का है, जिसमें आधा हमारे हिसाब से तो आधा 40% कह रहे हैं, लेकिन आधा हमारा है। उसमें धोखाधड़ी की गई है और न ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। हमें कई चक्कर हो गए काटते हुए। हमें परमहंस सीड प्लांट से हमने नूरी सरवती का बीज लिया था, लगभग 25 एकड़ का, सब 4 जनों ने। उसमें लगभग 40% मिक्सचर है, जिसकी बाल ही नहीं निकली अभी। और 60% धान पक गया और 40% में अभी बाली नहीं आ रही। सितारगंज में साइबर अपराधियों ने अब सरकारी पदों पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों और फोटो का सहारा लेकर ठगी का नया रास्ता खोज लिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर की सितारगंज तहसील में जिला अधिकारी के नाम से फर्जी डीपी लगाने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में सितारगंज के तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी को ही जाल में फंसाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने संदेह होने पर समय पर ही जिला अधिकारी से बात कर स्थिति स्पष्ट कर दी। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने सितारगंज थाने को मामले की लिखित तहरीर दी है। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के अनुसार उन्हें व्हाट्सएप पर पहला संदेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने जब मोबाइल नंबर की जांच की तो उस पर उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की फोटो लगी थी और नीचे नाम के साथ पर श्री युगल किशोर पंत लिखा मिला। 2-3 बार संदेश प्राप्त होने के बाद जब तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी को कुछ शक हुआ, तब तत्काल ही उन्होंने जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से फोन पर बात की। इसी दौरान जिलाधिकारी की ओर से बताया गया कि उनके फोन से किसी तरह का कोई भी संदेश नहीं भेजा गया है। तहसीलदार ने तत्काल इस पूरी घटना की नंबर सहित लिखित शिकायत कोतवाली सितारगंज में दी और इस मामले पर पुलिस जांच में जुट गई है। 7:20 में एक मोबाइल नंबर 86602041 से एक मैसेज आता है। मैसेज देखने पर व्हाट्सएप में डीएम सर की फ़ोटो लगी होती है और डीएम सर का नाम उल्लेखित है। और उसके बाद 2-3 मैसेज जब लगातार आते हैं तो उसके बाद मेरे द्वारा डीएम सर से दूरभाष पर वार्ता की गई। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई चैट नहीं की गई है। उसके उपरांत मैंने थाना कोतवाली में एक सूचना प्रस्तुत की गई है और आम जनमानस से भी मेरा निवेदन है कि वो साइबर ठगों के चक्कर में ना पड़े एवं कहीं से कोई सूचना साइबर ठगों द्वारा कोई ठगी की जाती है तो स्थानीय थाना कोतवाली में सूचना से अवगत कराएं। तो अगली बार कोई बड़ा अधिकारी बनकर या नाम से आपको ठगने की कोशिश करे तो जरा सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।